हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर जी के हब में। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है टॉपिक वाइज जो है हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं और हम पर टॉपिक पर बहुत से क्वेश्चन लेके आते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो आपने यदि हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। हम कंटिन्यू ऐसे ही हिस्ट्री की क्लास लेकर आते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम कुछ और क्वेश्चन भी इनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए पूरी देखा करो। इस वीडियो से जो है आपके मोस्टली इस जो टॉपिक हम करवाते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाते हैं। जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मोस्टली यहीं से रिपीट होते हैं। तो हम आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आज का टॉपिक है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने मिलान करना है। इधर दिया गया है महाजनपद और उनकी साइड में दिया गया है राजधानी। आपने इनका मिलाप करना है। जैसे गंधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तक्षशिला। सूरसेन की थी मथुरा और वत्स की थी कौशंबली और जो बचा है कौशल इसकी थी श्रावस्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक बोला जाता था? कुणिक, इसको बोला जाता था अजात, बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अजातशत्रु को क्या बोला जाता था? कुणिक। क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने, घननंद ने। तो जो इसका आपका आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा बी, उदयन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण, यह आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है इसका उल्ट भी आ सकता है कि काकवर्ण को के नाम से किस शासक को जाना जाता था। ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी है कालाशोक, सी है नंदीवर्धन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका बी, कालाशोक। और कालाशोक किस वंश का शासक था ये भी क्वेश्चन आ सकता है और शिशुनाग वंश का शासक था। उसी के समय में जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, वो कालाशोक के समय में हुई थी। कालाशोक को काकवर्ण भी बोलते हैं और शिशुनाग वंश का था। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है सिकंदर महान के बारे में। तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन के अंदर। तो 5 का आ जाएगा आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव
डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलुज, चेनाब। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। 6 का हो जाएगा आपका बी। कौन सी नदी थी वो? झेलम। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग वाला मृद भांड, चित्रित दसूर मृद भांड, उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। 7 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों के अंदर गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या फिर ग्रामपति। तो जो इसका आपका आंसर रहने वाला है, जो पाली ग्रंथ थे उनमें गांव के मुखिया को भोजक बोला जाता था या फिर ग्राम भोजक। तो 8 जो है इसका हो जाएगा आपका बी। नंबर 9 है, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्याकुब्ज या फिर धान्य कटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। उज्जैन का नाम क्या था प्राचीन? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद, कालाशोक, घननंद या फिर नागार्जुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है महापद्नंद, नंद वंश का संस्थापक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगरमीज, जेंड्रमीज कहा गया? तो अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्नंद को या फिर घननंद को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घननंद, डी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया या किन के द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? भारत के अंदर जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था, पहला किसने किया था? ईरानियों ने। दूसरा किसने किया? यूरोपियों ने किया। यूरोप के अंदर से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फौर्स साम्राज्य का 20वां प्रांत अक्षत्र बनाया? साइरस, डेरियस दार्याबाहु फर्स्ट या जेरियस अक्षार्य, डेरियस दार्याबाहु थर्ड। तो इसका जो हो जाएगा डेरियस या फिर दार्याबाहु फर्स्ट, बी। 14 का हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाइडेस्पस या फिर वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घननंद के मध्य या फिर सिकंदर या एवं अम्भी के मध्य। तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किस किस के मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। 326 ईसा पूर्व। 16 का हो जाएगा ए। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। तो आपने ध्यान रखना है भारत पर आक्रमण सिकंदर ने कब किया था? 326 ईसा पूर्व। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी आपने सुमेलित करना है, शासक बताना है, उसके वंश का नाम बताना है, शासक कौन सा है और उसका वंश कौन सा है। तो आइए शासक और उसके वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिंबिसार। जो बिंबिसार है वो कौन से वंश का शासक था? वो हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार वंश कौन सा था बिंबिसार का? हर्यक वंश। कालाशोक कौन से वंश का शासक था? कालाशोक ये था शिशुनाग वंश का। कौन से वंश का शासक था?
शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? काकवर्ण के नाम से। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक के समय में इसका नाम था काकवर्ण और ये शिशुनाग वंश का शासक था, बिंबिसार हर्यक वंश का। महापद्नंद ये नंद वंश का शासक था, इसने नंद वंश की स्थापना की थी। और बिंदुसार मौर्य वंश का। तो आपने यहाँ पर पजल मत होना। बिंबिसार, एक बिंबिसार था वो हर्यक वंश का था, एक बिंदुसार था, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का आपका, देखते हैं ऑप्शन 17 वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। तो 17 का आपका आंसर हो गया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसके अंदर भी आपने मिलान करना है और यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन जो है हल हो जाएंगे। अब बताना आपने, एक महाजनपद था और उसका आधुनिक क्षेत्र, मगध का आधुनिक क्षेत्र कहाँ पर था? पटना व गया के जिलों में। तो ए का ए। वत्स का था इलाहाबाद में, कौशल का था अवध में और अवंती का था मालवा। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 18 का ऑप्शन नंबर ए। 18 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, राजगृह या फिर चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, गिरिव्रज। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाई थी? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, उदयन द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था और पाटलिपुत्र को बसाया भी उदयन ही था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका वो हो जाएगा आपका बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का जो कौन सा राजा था सिकंदर महान का समकालीन, जिस टाइम सिकंदर होता था उसका समकालीन कौन था? महापद्नंद, गणनंद, स्कुल या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 का बी, गणनंद। नंद वंश का आखिरी शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के बाद शासक बनने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी नंद वंश के बाद। तो आखिरी शासक था जो सिकंदर के समकालीन था, गणनंद था नंद वंश का। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व या फिर 1ली सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा आपका 6वीं सदी ईसा पूर्व। 23 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24। सिकंदर ने भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर ने भारत को जीता था, उसकी सफलता के क्या कारण थे वो हमने बताने हैं। भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 ऑप्शन है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3 ऑप्शन है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और 4 ऑप्शन है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1 तथा 2, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चारों चीजें थी जिसके कारण उसे सफलता प्राप्त हुई भारत के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी आपने क्या करना है? मिलान करना है। इधर राजा दिया उधर उसका राज्य दिया गया है, वो आपने बताना है कि कौन से राजा का कौन सा राज्य था। तो 25 का जो है आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में,
कलिंग में या फिर मगध में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कलिंग में जो है एक नहर खोदी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। ईरान का शासक था पहला और भारत का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था। साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, जेरसिस। तो आपने इसका आंसर बताना है। उसका नाम क्या था? डेरियस। ये ईरान का शासक था फर्स्ट। इसका आ जाएगा सी 27 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जिशंग, वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ या फिर किसी के साथ नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, वज्जिशंग वैशाली के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। वज्जिशंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसे गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा माशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? वो राजा कौन सा था? वो आपने बताना है। अजातशत्रु था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कालाशोक था या फिर उदयन था? तो वो राजा कौन सा था? अजातशत्रु वो राजा था। तो 29 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 30। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका महापद्नंद, घनानंद, कालाशोक। तो महापद्नंद तो इसका संस्थापक था नंदवंश का। अंतिम शासक था इसका घनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। अब क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व? भारत के अंदर जो सिक्के थे, मुद्रा का प्रचलन हुआ था, वो कब हुआ था? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। 31 का हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं 32 पर। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर परसेनेजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? वो आपने बताना है कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे। 1, 2, 3 या फिर 1 और 3 या 1, 2, 3 या फिर तीनों? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, अजातशत्रु और परसेनेजित। ये किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 33 पर। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास? तो इसका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 33 का ए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 33 का ए। अब चलते हैं 34। मगध सम्राट बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? कौशल, अंग, अवंती या फिर वैशाली? तो 34 का जो आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका अवंती, सी। 34 का सी। अब चलते हैं 35 पर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अवंती को जीतकर किस शासक ने मगध का हिस्सा बना लिया? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, महापद्नंद ने? किसने बना लिया था? 35 का सी, शिशुनाग ने। 35 का आ जाएगा आपका सी, शिशुनाग। 35 का आ जाएगा आपका सी, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ए, बिंबिसार ने। 36 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, काशी? तो काशी का विलय अपने राज्य के अंदर नहीं किया।
अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य के अंदर किसने मिला लिया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, शिशुनाग ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 38 का भी अजातशत्रु ने अपने राज्य में इनको मिला लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, 39 का डी। अब चलते हैं 40 पर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद का, मौर्य का, शुंग का, कर्णव का। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका किसका शासक था? हाँ, तो नंद वंश उस समय चला हुआ था। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। तो 40 का हो जाएगा आपका ए। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी, मगध। तो 41 का हो जाएगा आपका डी, मगध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटाकार के गुंबद कला का प्रचार, स्त्रीअंग रक्षकों की नियुक्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सभी ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 42 का डी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने एक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इसका हो जाएगा डी, 43 का डी। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह प्रभाव उसका नहीं था। अब चलते हैं 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु में, कुशीनगर में, वैशाली में, मगध में। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका मगध, डी। 44 का हो गया आपका डी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, शिशुनाग को। तो किसको कहा जाता है? बिंबिसार, जो स्थायी सेना रखता था। 45 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं 46 पर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? जो भयानक सेना रखता था। तो महापद्नंद को, घनानंद को, शिशुनाग को, या फिर बिंबिसार को। तो जो है आपका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्नंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं 47 पे। 40 का हो गया आपका ए। अब चलते हैं 47 पे। 47 का देखना हमने। डेरियस दारियाबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। तो इसका हो जाएगा आपका ए, 47 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्ष, एनासिक्टियस, एस्टाबुलस और हेरोडोटस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस, 48 का डी। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या फिर ग्राम भोजक। तो उसको क्या बोला जाता था? श्रेष्ठिन। क्वेश्चन नंबर 50। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति में से कोई नहीं। तो 50 का हो जाएगा ए, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अब चलते हैं 51 पर।
यहाँ भी आपने सूची का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपने क्या करना है, सूची का मिलान करना है। 51 के अंदर अष्टकूलक को बोला जाता था परामर्श दही संस्था। महामात्र को बोला जाता था उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक को बोला जाता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और सैलिकक को बोला जाता था शिल्पियों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो 51 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अब चलते हैं क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लिच्छवी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। यहाँ भी आपने सुमेलित करना है। महाजनपद दिए गए हैं, उनकी राजधानी है। महाजनपद दिए गए हैं, उनकी राजधानी को आपने सुमेलित करना है। तो कुरु जो राजधानी थी वो किसकी थी? इंद्रप्रस्थ। महाजनपद कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की थी अहिच्छत्र और कौशल की थी साकेत और वस्त की थी जो बच गई कौशंबली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं अब। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मंजिम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दिग्ग निकाय? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 जनपदों के बारे में भी यही बताता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से कौन एक मगध राज्य की राजधानी नहीं था? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशंबली? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था, वो कौशंबली नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 56 का हो जाएगा आपका डी। डी 56 का। तो आज हमने इनसे रिलेटेड 56 क्वेश्चन किए, कुछ और भी साथ के साथ डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही हम हर टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।